और फिर साल जब 1904 आता है तो एएसआई के डायरेक्टर बनाए जाते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल हड़प्पा की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी को देते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी तट के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा नगर के चारों ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग की लंबाई उत्तर से दक्षिण 415 मीटर लंबा, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 195 मीटर है। इस दुर्ग को जिस टीले पर बनाया गया था उसको साइंटिस्ट व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है। एक साइंटिस्ट स्टुअर्ट पिगट इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं। इसी समय एक साइट का पता और चलता है जिसे नाम दिया जाता है मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई का कार्य डीआर भंडारकर और आरडी बनर्जी को दिया जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता का सबसे अनूठा शहरी केंद्रों का विकास था। यहाँ शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक जो ऊंचाई पर बना हुआ था और दूसरा जो नीचे बना हुआ था, जिन्हें क्रमशः निचला शहर और दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। शहर को घेरकर एक चारों ओर दीवार का निर्माण भी किया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है इस दीवार के नींव को बनाने में लगभग 10,000 मजदूरों द्वारा 400 दिनों तक कार्य किया गया होगा। इस दीवार का उद्देश्य जानवरों, बाढ़ के पानी से रक्षा करना था। और अंत में साल 1924 में जॉन मार्शल एक मैगजीन के द्वारा घोषणा करते हैं कि इनके द्वारा एक अति पुरातन सभ्यता की खोज कर ली है। पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता की नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी विशेषता पर्यावरण के अनुकूल होना और जल निकासी प्रणाली था। अर्नेस्ट मैके अपनी किताब द अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और सड़कों के किनारे नालियां बनी थीं जो पक्की ईंटों से ढकी होती थीं। इन्हीं नालियों के द्वारा घर का गंदा पानी मुख्य नाली में मिलता था। घरों के खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर अंदर की तरफ गलियों में खुलते थे। घरों में रसोई घर, आंगन और स्नानागार होते थे। कई घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। घरों के निर्माण में जिस ईंट का प्रयोग किया जाता था उसका अनुपात 4:2:1 है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ है। इसका आकार 14.5 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसमें फर्श तक जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसके निर्माण में जिप्सम के गारे में ईंटों को लगाकर किया गया था और सीढ़ियों को जलरोधी बनाने के लिए डामर का प्रयोग भी किया गया था। फर्श के दक्षिण पश्चिम कोने में एक नाली पाई गई है जिसका उपयोग लगभग इसकी साफ सफाई के लिए किया जाता होगा। दक्षिण में इसका प्रवेश द्वार था, बाकी चारों ओर यह ईंटों के स्तंभों से घिरा हुआ था। इसके उपयोग के लिए पुरातत्वविदों में आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। कई पुरातत्वविद इसका धार्मिक आयोजन के समय प्रयोग ऐसा मानते हैं, परंतु कई पुरातत्वविद इसको सार्वजनिक उपयोग का ताल भी मानते हैं। इससे संलग्न एक संरचना की पहचान पुरोहित परिसर एवं अन्य कोठार के रूप में की गई है। दक्षिण के कोने पर चौकोर संरचना मिली है जिसका उपयोग यहाँ के मूल निवासी किसी विशेष चर्चा के लिए असेंबली हॉल के रूप में प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। यहाँ पर मिली मोहरों से पता चलता है कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज में विद्वान, पुरोहित, व्यापारी एवं श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। हड़प्पावासी सौंदर्य प्रिय थे। यहाँ की स्त्रियाँ और पुरुष दोनों साज सज्जा करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और भोजन में शाकाहार और मांसाहार प्रयोग में लाते थे। मनोरंजन के लिए पासे और चौपड़ खेलते थे। यहाँ पर खुदाई में मिले बर्तनों से हड़प्पा सभ्यतावासियों की विलासिता का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर खुदाई में फ्योंस के बर्तन मिले हैं जो काफ़ी कीमती माने जाते हैं। फ्योंस का निर्माण घिसी हुई रेत में चिपचिपे द्रव और रंग को मिलाकर बनाया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फ्रांस के बर्तन में
सुगंधित द्रव रखे जाते होंगे। हड़प्पा वासियों के मिली कंकालों से पता चलता है कि यहाँ मृतकों को गहरे गर्त में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में मृत भांड और आभूषण भी पाए गए हैं जो ऐसी मान्यता की ओर इशारा करते हैं कि इनका प्रयोग मरने के बाद भी किया जाता होगा। हड़प्पा में आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार भी चलता था। R37 कब्रिस्तान, जिसकी खोज 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई, उसका मानना था कि यह एक विशेष चिन्हित स्थान है जिसका प्रयोग किसी विशेष समुदाय और विशेष परिवार के द्वारा किया जाता होगा। यहाँ पर सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया गया है। यहाँ की कब्रों पर सीपी, शंख और जैस्पर और तांबे की दर्पण मिली हैं। लोथल में 2 लोगों को एक साथ दफनाने की क्रिया होती थी। हाल ही में कच्छ जिले में हड़प्पा सभ्यता के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। ये जगह जूना खटिया में स्थित है जो धोलावीरा से लगभग 360 किलोमीटर दूर स्थित है। जूना खटिया में खुदाई का कार्य केरल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की लगभग 500 से अधिक कब्रें मिली हैं। ये कब्रें बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस है। नेक्रोपोलिस का अर्थ होता है मृतकों का शहर, जैसे पिरामिड और पख्तूनख्वा का मकबरा। हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर पुरातत्वविदों में आज भी मतभेद हैं। पुरातत्वविद गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत भय आक्रमण से हुआ है। इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्यों के द्वारा किया गया है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से भी इनके द्वारा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है और उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की अंत में जनसंहार के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने इस बात से भी इसका अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र पंजाब, घग्गर, हकड़ा है और आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र भी यही है। जैसे कि वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, जिसका अर्थ है किलों को नष्ट करने वाला। व्हीलर का ये भी मानना है कि ऋग्वेद में हरूपिया जिसे कहा गया है वह रावी नदी के किनारे है और उसका नाम हड़प्पा के समान ही लगता है। आर्यों ने यहाँ पर एक युद्ध भी लड़ा था। डेड मैन लैंड, जॉन मार्शल की किताब मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सकरी गली का वर्णन है। ये गली 3 फुट से 6 फुट तक चौड़ी है और 4 फुट 2 इंच की गहराई पर खोपड़ी, एक हाथ की हड्डी और छाती की हड्डी मिली है और कुछ आगे चलकर एक धड़ पीठ के बल पड़ा हुआ मिला है जो किसी जनसंहार की ओर इशारा करते हैं। यह सिद्धांत आकर्षक तो है परंतु कई पुरातत्वविदों को यह मान्य नहीं है। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत 1800 BC के लगभग माना जाता है और इसके विपरीत आर्यों का आगमन 1500 BC से पहले नहीं हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता वासियों का और आर्यों का कभी आमना सामना हुआ ही नहीं। एक पुरातत्वविद G.F. डेल्स की किताब मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो के अनुसार जो अस्थिपंजर मिले हैं वो एक ही काल के नहीं हैं। उनका मानना है कि जो अस्थिपंजर मिले हैं वो अत्यंत लापरवाही और श्राद्धहीन तरीके की कब्रें हैं। उनका मानना है कि युद्ध से संबंधित साक्ष्य जैसे व्यापक अग्निकांड, चारों तरफ फैले हथियार और कवचधारी सब ये सब वहाँ पर नहीं मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा वासियों और आर्यों का कभी आमना सामना हुआ हो। इन सब साक्ष्यों से लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कभी भाई युद्ध के कारण नहीं हुआ है। पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके और R.S. राव हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बाढ़ और भूकंप को बताते हैं। खुदाई करने वाले नोट्सों से पता चलता है कि यहाँ पर अत्यधिक बाढ़ आई होगी और जब बाढ़ आई होगी तो नदी की गाद के द्वारा यहाँ के मकान ढक दिए गए होंगे और पानी हटने के बाद यहाँ के मूल निवासियों द्वारा फिर यहीं पर मकान बना लिए गए होंगे और ये सिलसिला लगभग 3 से 4 बार चला होगा। खुदाई करने पर पता चलता है कि लगभग 70 फीट तक मंजिलों का सिलसिला चलता है, जो लगभग किसी 7 मंजिला इमारत के बराबर है। पुरातत्वविद रैक्स के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया जाता है, परंतु पुरातत्वविद H.T. लैम्ब्रिक इस सिद्धांत को नहीं मानते। उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत सिंधु नदी के तंत्र बदलने से हुआ है। H.T. लैम्ब्रिक का मानना है कि सिंधु नदी का नदी तंत्र अस्थिर है, जिससे वो मार्ग बदलती रहती है और वो मार्ग बदलते बदलते हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से लगभग 30 मील दूर चली गई,
जिससे यहाँ के अन्न उत्पादक लोग भी चले गए और लोग पानी के लिए तरस गए और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। परंतु इस कारण से स्पष्ट नहीं होता कि इस बदलाव से अगर वो परिचित थे तो वो कहीं अन्य जगह जाकर भी ऐसी बस्ती बसा सकते थे।